सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। नहीं तो वो क्या तिलावत कर रहे थे? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सच्चाई आगे बढ़ो। आरिफ भाई बोलो, सच्चाई बोलो, आरिफ भाई। आरिफ भाई बीच में नहीं बोल सकते। ये भाई ने खिला दिया, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना। आप नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, गलत है, गलत तो एक बहुत ही सही वक्त के ऊपर ये किताब आई है। इससे पहले भी रहमान साहब जो एक आईपीएस ऑफिसर अपने ओहदे को त्याग करके उन्होंने आज समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। ये किताब के अंदर एक एक शब्द, एक एक लाइन जो लिखी हुई है, एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंसिव रिसर्च करके पिछले 75 सालों के अंदर मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है, रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या लोकसभा के अंदर हो, कैसा हर 5 साल के बाद घटता जा रहा है, इसकी क्या वजह है, ये सब बातें उन्होंने सामने रखी है और उसके उपाय भी क्या होना चाहिए ये भी उन्होंने बताया है। तो मैं समझता हूँ हर इंसान ने इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीख चीख कर हमारी दास्तां बयां करती है कि हमारी नुमाइंदगी कैसे ख़त्म की जा रही है इसमें। तो समझता हूँ कि देखिए, अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमारी जितनी नुमाइंदगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी उसमें। आज कहीं ना कहीं हमको दिमाग के साथ इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है, और ये तमाम आरएसएस और उनके संगठनों को मालूम है कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना बहुत मुश्किल बात है उसमें। वो समझते हैं कि ये कौम को आसानी से है तो हम तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं करके उसमें, और उसी का नतीजा है कि 75 सालों के अंदर 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा निकल कर चले जाता है। तो मैंने अपने तौर से सुझाव दिया है कि जो आरएसएस अपनी चाल चलते हुए आ रही है, अब वही चाल अब हम चलें। अगर हम हाथ में हाथ डालकर अगर हम आगे बढ़ते हैं उसमें, हर एक की अपनी जहाँ जहाँ पर भी जो ताकत है उस ताकत के हिसाब से मैंने सुझाव दिया, किसी को पसंद आए ना आए, किसी को एक्सेप्ट करे ना करे। बहुत अच्छी किताब का इजरा यहाँ पे हो रहा था। आप सियासी डिबेट के लिए कभी भी हमको बुलाइए, जिस किसी मैदान के अंदर बुलाइएगा उसमें हम वहाँ पे आएंगे, और सियासी तौर के ऊपर हमारा जो स्टैंड है हम यकीनन उसको रखेंगे उसके अंदर। ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि उन्होंने हमसे तो ये सवाल कर लिया कि हमारी वजह से बिहार की हुकूमत बनने से रह गई है, जहाँ पर हमने लोकसभा के अंदर से महज एक ही सीट लड़ी थी और विधानसभा के अंदर हमारे 5-6 सीट चुनकर आए। इतना तो हमको आज समझ में आया है कि हम अगर एक भी अगर जीतते हैं तो कितने ताकतवर हो जाते हैं। हम अगर 5-6 विधानसभा की जीतते हैं तो हम कितने ताकतवर है कि किसी की सरकार हमारी वजह से बनती है और हमारी वजह से गिरती है। अगर मुझे ये जवाब दिए होते कि महाराष्ट्र के अंदर अब आने वाले 2024 के इलेक्शन के अंदर हम मुसलमानों को लोकसभा के अंदर कम से कम 5 सीटें देंगे, तो इम्तियाज़ जलील वहाँ पे खड़े रह के उनके लिए ताली बजाता था उसमें कि ठिकड़ा जो हम हिंदुस्तान के अंदर 553 सीटों में से हमने कितने सीटें लड़े हैं। एक हैदराबाद में लड़े, जीते। एक औरंगाबाद में लड़े, जीते। एक किशनगंज के अंदर लड़े, दूसरे नंबर के ऊपर रहे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि 553 में से इम्तियाज़ जलील तुमने है तो 3 सीटें भी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि तुम तो हमारी पार्टी के ग़ुलाम है, तुम्हारा काम सिर्फ वोट देने का है, तुम सिर्फ वोट देते रहो करके। अगर हम 3 सीटें भी नहीं लड़े और आप कहेंगे कि नहीं आपकी वजह से है तो कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। असल में क्या हो गया है इस मुल्क के अंदर कि एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए होता है। जब हम हार जाते हैं ना तो किसकी धुलाई करे, तो उनको सामने है तो हम नज़र आ जाते हैं कि हमारी वजह से हारे हैं करके उसके अंदर। मेरा तो ये कहना है कि अब आप एक मुसलमान लीडर होने की हैसियत से आप ये ऐलान करवाइए अपने आकाओं के ज़रिए कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर हम कम से कम 5 मुसलमानों को हम टिकट देंगे। क्या नाम है, जो कुछ भी है टीआरएस केसीआर को भी बीजेपी कुछ नहीं करती, और आईएमआईएम के असदुद्दीन अवैसी जो भी मन में आता है वो बोलते चली जाती है, जिनके ऊपर कोई केस नहीं होता है। तो उनका साफ साफ नजरिया यही है कि ये दोनों पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। देखिए, मैं राहुल गांधी से यही कहूँगा कि आज से 50 साल बाद जब आपकी हुकूमत आएगी तब आप हमारे ऊपर एक्शन ले लीजिएगा उसमें। ये तो 2014 में अभी आए हैं ना, मोदी 2014 के अंदर आया है, उससे पहले हमारे को जेल में डाल देना था उसमें। आपकी हुकूमत थी, कांग्रेस की, आपकी किशन कुमार की आपकी हुकूमत थी इसमें तेलंगाना के अंदर, जेल में डाल देना चाहिए था।
महाराष्ट्र के अंदर थी, इम्तियाज़ जलील को जेल में डाल देना चाहिए था। एक बात राहुल गांधी सुन लीजिएगा, हम आपके कानों में रस घोलने के लिए बोलने वालों में से नहीं है, हम आपके वो गुलामों में से नहीं है जो आपके कानों को अच्छा लगता है वो राग हम रचेंगे। हमारे दिल में जो है और जो हमारे को अच्छा लगता है वो हम बोलेंगे और आगे भी बोलते रहेंगे। अवैसी जी ने कहा था कि कांग्रेस जो है म्यूजियम में चली जाएगी, तो ये आप सहमत है? इंशाल्लाह। मैंने यही दिखाया है कि ड्यू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों के लिए कितनी ज़रूरी है। उनके सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल प्रोग्रेस के लिए, मेन स्ट्रीम में आने के लिए और उन पे जो जुल्म ज्यादती हो रही है उससे इंसाफ के लिए मुसलमानों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बेहद ज़रूरी है। इस बुक जमा करना जो मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो हासिल हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अगर ये डेवलप कीजिए, जहाँ पे वोट डिवीज़न है वहाँ पे वोट डिवीज़न को रोकिए, कंसेंसस पैदा कीजिए और जहाँ पे 30-35% से मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पे अपना क्लेम कीजिए। सर, स्टेज पे तो ये तो नहीं दिखा आपकी किताब का कुछ असर इनको हुआ नहीं। सब किताब का हवाला तो दे रहे थे कि किताब में ये नहीं, लिखा है, कुछ ऐसा लोग- लिखा है, लेकिन आप इन लोगों ने अपनी अपनी ही पार्टी के नहीं, एजेंडे चालू कर दिए थे उसके ऊपर। नहीं, कुछ लोगों ने देखिए डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी होता है और कुछ लोगों ने आकर के वहाँ पे एक मुद्दे पे थोड़ा सा शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो माइनर है। मेंटालिटी सबका यही है, सबका मकसद एक है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन अलग हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जितने लोग बैठे थे सबकी यही कहना था, सबका यही मकसद है कि राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। असेंबली की तरफ से भी मांगें उठती हैं, सोसाइटी की तरफ से भी मांग उठती है। इन सारी चीज़ों को एक जगह जमा करके टोटालिटी में निर्णय लिया जाएगा। सर, आप अपना इस्तीफा वापस लेंगे? अभी डिसाइड नहीं किया।